अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, आज हम देखेंगे जमात चौथी मजमून उर्दू सबक नंबर 14 हकीम अजमल खान। अजीज़ साथियों, आपके सामने जो तस्वीर नज़र आ रही है ये तस्वीर है हकीम अजमल खान साहब की। आइए जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। दिल्ली में एक बड़े नामी हकीम थे। हिंदू मुसलमान सब उनकी इज्जत करते थे। उनका नाम अजमल खान था। अजीज़ दोस्तों, एक ज़माना था तब हकीमों का दौर था और उस ज़माने में हकीमों की काफ़ी अहमियत थी। जैसे आज के ज़माने में डॉक्टर की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। हकीम साहब 1868 में पैदा हुए थे और 59 साल की उम्र में अचानक दिल की हरकत बंद हो जाने से सन 1927 में इस दुनिया से उठ गए, यानी वफात पा गए। यहाँ पर ध्यान दीजिए अजीज साथियों, 1868 में इनकी पैदाइश हुई और 1927 में इनकी वफात हो जाती है। अगर आपको हकीम साहब का थोड़ा सा भी हाल बताया जाए तो पूरी किताब बन जाएगी, इसलिए इनके बारे में सिर्फ दो चार बातें आपको बताते हैं। तो इस सबक के अंदर अजीज़ दोस्तों मुख्तसर सी मालूमात हम हकीम साहब के बारे में हासिल करेंगे। एक ज़माना तक लोग हकीम साहब को सिर्फ एक अच्छा हकीम मानते थे। उनके मुकाबले का हिंदुस्तान में कोई हकीम न था। नवाबों राजाओं से महाना हजारों की रकमें बंधी थी। इनके दहली से बाहर जाने की रोज़ाना 1000 रुपये फीस मुकर्रर थी। अजीज़ साथियों, नवाब राजाओं जैसे बड़े बड़े दरबारों के अंदर ये इलाज करते थे और एक जगह से जब दूसरी जगह इलाज करने के लिए इन्हें लेकर कोई अगर जाता था तो 1000 फीस ये मुकर्रर की गई थी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े हकीम थे। आप समझते होंगे कि इतना बड़ा तबीब सिर्फ अमीरों ही का इलाज करता होगा, गरीबों को उससे क्या फ़ायदा पहुंचता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हकीम साहब जो कुछ कमाते अपने अजीज़ों और गरीबों की मदद और कौमी कामों में खर्च कर देते। दिल्ली में या उसके आसपास किसी गरीब के घर जाते तो इलाज का एक पैसा न लेते। यहाँ पे अजीज़ साथियों ये बात साबित हो जाती है कि ये 1000 फीस जो लेते थे ये सिर्फ अमीरों से ही या फिर राजा महाराजाओं से ही ये फीस लेते थे। गरीबों का ये मुफ्त इलाज करते थे। इसी वजह से वो बड़ा तबीब जो राजाओं और नवाबों के महलों में हज़ारों पर जाता, अक्सर टूटी फूटी झोपड़ियों में भी खिदमत करता नजर आता था। इसके पास से बेशुमार गरीबों को दवाएं मुफ्त मिलती थी। अजीज़ दोस्तों, गरीबों का ये मुकम्मल तौर पर मुफ्त में इलाज करते थे, इतनी बड़ी ये शख्सियत थी। जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम में सुबह ठीक 6 बजे हकीम साहब घर से निकल आते और बहुत से मरीजों को देखते। कभी कभी उनकी गैर ज़रूरी बातें भी सुनते, मगर पेशानी पर बल न लाते। उनके इस आम दरबार में छोटे बड़े का फर्क न था। अमीर हो के गरीब सबको बारी बारी देखते थे। हकीम साहब बड़ी सूझबूझ वाले आदमी थे, काफ़ी अक्लमंद इंसान थे। उन्होंने मुल्क की सियासत में भी अमली हिस्सा लिया। वो शुरू ही से चोटी के लीडरों में गिने जाते थे। सियासी कामों के साथ हकीम साहब समाजी कामों में भी खूब हिस्सा लेते थे। जैसे औरतों की तालीम, वो औरतों की तालीम के बड़े हामी थे। वो हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तिफाक के लिए कोशिश करते थे। उनकी यही कोशिश थी कि हिंदू मुस्लिम ये मिलजुल कर रहे। 1919 में जलियांवाला बाग के मकाम पर अंग्रेज़ों ने बहुत से हिंदुस्तानियों को कत्ल कर दिया था। हकीम अजमल खान ने हिंदुओं और मुसलमानों के इस कत्ल आम के खिलाफ सख्त एहतिजाज किया। 1919 में जनरल डायर ने अजीज़ दोस्तों कई हिंदुस्तानियों को शहीद किया था। हकीम साहब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर थे। उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी सदर बनाया गया था। वो सोच समझकर सियासत के मैदान में आए थे, इसलिए उन्होंने बड़ी बेजिगरी से काम किया और आखिरी दम तक मुल्क को आज़ाद करने के लिए सियासत के मैदान में वो जमे रहे और आखिरी दम तक उन्होंने अजीज़ दोस्तों हिंदुस्तानियों को आज़ाद करके ही लिया।
حکیم صاحب لوگوں کی خدمت ہی کو سب سے بڑا کام سمجھتے تھے اور خدمت کے موقعوں کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے. جب بھی کوئی موقع ہوتا خدمت کا وہ فوراً اس موقع کا فائدہ اٹھا دیتے. ایک مرتبہ دہلی میں کوئی وبائی مرض پھیلا. اس مرض میں خاندان کے خاندان صاف ہو گئے. یعنی عزیز دوستو خاندان کے خاندان اس وقت تباہ و برباد ہو گئے, ختم ہو چکے تھے. گھر گھر ماتم تھا, کوئی کسی کی خبر لینے والا نہ تھا. دہلی پر ایسی آفت آئی کہ اچھوں کے اوسان خطا ہو گئے. ایسے نازک وقت میں بھی حکیم صاحب لاریوں میں دوائیاں بانٹتے پھرتے تھے. ان کو اپنی جان کی کچھ پرواہ نہ تھی. انہوں نے دہلی کا یونانی اور آیورویدک کالج قائم کیا تھا اور اسے خوب ترقی دی. اس کالج کو اپنا دواخانہ بھی بنا ڈالا تھا جس کا سالانہ منافع لاکھوں روپے تھا. مسلمانوں کی جدید تعلیم کے لیے علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بھی انہوں نے بنیاد ڈالی. مسلمانوں کی جدید تعلیم کے لیے علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی گئی. بعد میں یہ ادارہ دہلی منتقل کر دیا گیا. دہلی میں یہ تبدیل کر دیا گیا. یہ ادارہ دہلی میں شروع کیا گیا. حکیم صاحب اس کے پہلے وائس چیئرمین مقرر کیے گئے. آخری زمانے میں وہ اپنا زیادہ وقت جامعہ ملیہ کے کاموں میں لگا دیتے. اس سے ان کو بہت سی امیدیں تھیں. آگے چل کر ان کی امیدیں پورے ہوئی اور آج جامعہ ملیہ اسلامیہ مسلمانوں کا ایک بڑا ادارہ بن گیا ہے جس میں پیارے بچوں لاکھوں بچے علم حاصل کر رہے ہیں. ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے. آج حکیم صاحب نہیں ہے لیکن ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. پیارے بچوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجیے.